नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर विदाई संभाषण, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं रिवाइज, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है। और इसमें हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है बाल मुकुंद जी द्वारा लिखा गया एक व्यंग रचना भी है। और ये है समय सबका जब लॉर्ड जो कर्जन था वो यहाँ के वायसराय थे, जो कि 2 बार यहाँ के वायसराय बने, 1899 से लेकर 1904 और 1904 से 1905। तो यहाँ पर 5 साल एक बार और 1 साल एक बार वो वायसराय बने। और किस तरह से फिर अंत में उनको ये छोड़कर जाना पड़ा, भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो उनकी पूरी ये जो 6 सालों की जो एक तरह से यात्रा थी, किस तरह से उन्होंने भारतवासियों पर बहुत सारे अत्याचार किए, बहुत सारे देखिए, इसको एक विकास का टाइम भी कहा जाता है कि उस टाइम पे काफी ज्यादा विकास भी हुए। लेकिन किस तरह से उन्होंने भारतीयों का शोषण किया, भारतीयों को दबाया और बहुत सारी चीजें की, तो उनको यहाँ पर बाल मुकुंद जी ने व्यंग के तौर पर की। तुमने अगर ऐसा किया था तो तुम्हारे साथ कैसा होना चाहिए था, ये तुम बताओ। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो हमने चैप्टर को लास्ट सेशन में स्टार्ट किया। सबसे जो मेन चीज होती है, तो वो यहाँ पर ये बताइए कि जो बिछड़न का समय होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे व्यंग क्या यहाँ पर किया है, उन्होंने कहा कि जो बिछड़न का समय होता है वो बहुत ही ज्यादा करुणा उत्पादक होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुख यानी कि करुणा वाला होता है। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से आपको बिछड़ते देख, जबकि उन्होंने इतने सारे दुख, इतने सारे कष्ट, इतनी सारी परेशानियां हमारे देश के लोगों को दी, तो वो कहते हैं कि आपको देखकर, यानी कि आपको बिछड़ते देख, कि वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था कि आपको जाते देख हमें दुख हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार की परेशानी हो। लेकिन आपको जाते देखकर हमें बड़ा दुख है माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। यानी कि जब एक बार आप आए और जब आप दूसरी बार फिर से आए, तो दूसरी बार आने से भारतवासी बिल्कुल भी प्रसन्न ना थे और वो चाहते थे कि आप फिर कभी ना आवे, ठीक है ना। पर आप आए और हमसे यहाँ के लोगों की तरह लोग बहुत दुखित हुए। और जब आप यहाँ आए तो उससे यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा दुखी हुए और वो दिन रात यही मनाते थे कि श्रीमान यहाँ से पधारे, यानी कि श्रीमान किसी तरह से यहाँ से पधारे। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर बताया कि जैसे फिर से यहाँ पर कहा है कि विचरण का समय जो होता है वो बहुत ही ज्यादा करुणा उत्पादक होता है, यानी कि करुणा वाला होता है, करुणा उत्पादित करने वाला होता है। और बड़ा पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल होता है। उस टाइम पे सारे वैर भाव छूट जाते हैं, सारे जो भी गिले शिकवे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन दीन ब्राह्मण को, वो कहते हैं कि माय लॉर्ड का देश देखने का तो इस दीन ब्राह्मण को इस जन्म में तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि आपके वहां बिछड़न का समय कैसा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जब पशु पक्षी भी आपस में बिछड़ते हैं तो वो भी जो है 2 दिन तक खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। तो उन्होंने इस संदर्भ में एक यहाँ पर शिव शंभू की गायों का भी वर्णन किया है, शिव शंभू की गायों का भी उदाहरण दिया है कि किस तरह से जो शिव शंभू की 2 गायें थी उनमें से एक बलवती थी और एक बहुत कमजोर सी थी। जो बलवती गाय थी वो अक्सर क्या करती थी, कमजोर गाय को सींग मारती रहती और उसका खाना भी खा लेती थी। लेकिन और इसी कारण जो है शिव शंभू ने उस गाय को किसी पुरोहित को दे दिया, दान कर दिया। तो जब वो गाय चली गई तो जो दुबली गाय थी वो अगले 2 दिन तक ना तो उसने खाना खाया, ना ही वो एक तरह से बिल्कुल ना ही उसने पानी पिया। तो वो 2 दिन तक भूखी खड़ी रही। मतलब उसको दुख हुआ कि उसका साथी जो है, चाहे वो कैसा भी था, तो वो चला गया है वहां से। तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से यहाँ पर हमारे देश में बिछड़न का जो दुख होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनली एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर
यहाँ पर बताया कि आगे भी इस देश में जो भी प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना ही पड़ा। इससे आपका जाना भी इस परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, यानी कि इससे पहले जो भी आए थे तो उनको भी एक ना एक दिन जाना पड़ा, तो आपका जाना भी परंपरा से हटकर तो नहीं है, परंपरा के साथ ही है। तथापि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर आरंभ किया था। अब देखिए वो कहते हैं कि दर्शक तो क्या, दर्शक तो आम जनता के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन कहते हैं कि दर्शक तो क्या, स्वयं जो सूत्रधार है, यानी कि जो इस नाटक का सूत्रधार है, वो स्वयं नहीं जानता कि जो उसने ये रचा हुआ है, ठीक है, जिसको उसने सुखांत समझकर खेलना शुरू किया था कि यहाँ पर इसका सुखांत होगा लेकिन उसका दुखांत हो जाएगा, जिसमें के आदि में सुख था, आदि अर्थात शुरुआत में सुख था, मध्य में तो बहुत ही ज्यादा सुख था, लेकिन अंत में जो है इस तरह का घोर दुख, किस घोर दुख के साथ अंत कैसे हुआ। आह, यह घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामयी की लीला है। ये जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो हमारा ईश्वर है, ठीक है ना, ये सोचता है कि मैं अपनी लीला सबको दिखाता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे जो एक लीलामयी है, जो सबसे बड़ा है, उसकी लीला जो है दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा था इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए हैं। यानी कि जब आप दूसरी बार बंबई आए थे तो उस टाइम पे आपने हमारे देश के लिए जो भी इरादे जाहिर किए थे, जो भी आपने सोचा था कि इस बार मैं ये करूंगा, इस बार मैं ये करूंगा, इस बार मैं ये करूंगा, तो जरा सोचिए कि उनमें से कौन कौन से आपके इरादे पूरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला कर चले हैं, उसको मिटाने में आपको पद पर आने वालों की न जाने कब तक नींद और भूख और प्यास जो है उड़ी हुई रहेगी। तो उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से भारतीयों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की तरह नचाया है, तो उन्होंने कहा कि अब आप स्वयं भी कभी खुश नहीं हो पाएंगे। यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा भारी दुख है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कि किस तरह से यहाँ पर विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, क्या जब उस टाइम पे जब आप आए थे क्या शान थी आपकी इस देश में, और अब क्या हो गई है, कितने ऊंचे होकर भी आप कितने नीचे गिर गए हैं। अलिफ लैला के अलहदीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंखें खोलकर वह शान नहीं देखी जो आपने दिल्ली दरबार में अपनी देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने रहते थे, वह बाएं रहते थे, आप प्रथम थे, वह दूसरे थे, और इस देश के सब रईसों ने आपको पहले सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे सलाम किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे चलता था और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छत्र आदि सबसे आपके बढ़ चढ़कर थे, सबसे आपके थे बढ़ चढ़कर। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ब के बाद इस देश में आपका ही एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे, आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। आप बहुत धीर गंभीर और प्रसिद्ध थे, उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौशल में बेकानूनी कानून पास करते और कॉन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ था, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ें हिल गई है।
तो इस तरह से जब आपने बार बार वहां पर इस्तीफा देने की धमकी दी, तो इस तरह से उन्हें पता चल गया कि जरूर यहाँ पर जो है अंग्रेजी शासन की, ब्रिटिश शासन की जड़ें जो है हिल गई है। अब इनको जो है पद से उतारना ही होगा, अब किसी और को पद पर बिठाना होगा, अब कुछ और तरीके से यहाँ पर भारत में शासन चलाना होगा। तो अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा, धीरता और गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे खड़े होते थे। तो इस तरह का शासन आपका इस देश में था, और आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों की को मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। भारत के कितने राज्य हैं जिनको आपने मिट्टी के खिलौनों की तरह, जो मिट्टी का खिलौना होता है ना वो बिल्कुल एकदम से टूट जाता है, तो कितने ही राज्यों को आपने मिट्टी के खिलौनों की तरह तोड़ फोड़ दिया। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। कितने ही मामूली से मिट्टी के काट के खिलौने आपकी कृपा से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे ने मैं देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। यहाँ पर क्या कहा है कि इतने बड़े माइलॉर्ड का ये दर्जा हो गया कि जो फौजी अफसर है उनके इच्छित पद पर वो नियत नहीं हुआ, और उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाले जाने का हुक्म मिला। यानी कि उनके द्वारा रखे गए सारे जो लोग थे उनको भी निकाल दिया गया, और उल्टा तो उनका रखा हुआ कोई आदमी नौकर के तौर पर भी नहीं रखा गया। तो इस तरह की स्थिति हुई जब लॉर्ड कर्जन जो है हमारे भारत में जिस टाइम पे जो लास्ट 94 से 95 का टाइम था, तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार आपको बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, यानी कि आपने जिस प्रकार आपका औहदा था उस तरह से आपका इतने ऊपर चढ़कर गिरना जो है यहाँ के लोगों को निवासियों को दुखित कर रहा है। गिरकर पड़ा रहना, कि गिरकर कोशिश भी ना करना, गिरकर आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी ना करना, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है, तो आपको इस समय अपने पद पर बने रहना कहाँ तक पसंद है ये आप जानते हो। यानी कि जब उनका एक तरह से उनको निकाल दिया गया पद से, उनको जब उनका जो उन्होंने इस्तीफा था जो स्वीकार कर लिया गया, तो उसके बाद फिर आपको इस टाइम तक पद पर बने रहना कहाँ तक जो है अच्छा लग रहा है, तो अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आ रही है इस टाइम पे, इस बात के जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला। यानी कि आपको तो इतना भी टाइम नहीं दिया गया, इतना भी समय नहीं दिया गया कि आप अपने जो एक होता है ना नोटिस पीरियड जिसको हम कहते हैं कि इस टाइम को कैसे निकालते हैं, तो वो आपको अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। तो कहते हैं भारतीयों को ये टाइम तो नहीं देखना पड़ा कि जो आपका एक नोटिस पीरियड होता है कि आपको निकाला जा रहा है, आपको 1 महीने के नोटिस पीरियड पर रखा जा रहा है, तो भारतवासियों को ये देखने का मौका तो नहीं मिला। लेकिन पतन के बाद इतनी उलझन में पड़े उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार जरा अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने कामों की तरफ ध्यान दीजिए। आपने किस काम को आए थे और क्या काम कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, कोई भी शासक होता है उसकी प्रजा होती है, दोनों का अपना अपना कर्तव्य होता है। यह बात आप निश्चित जानते होंगे, सो कृपा करके बताइए कि क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। तो देखिए, प्रजा का भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, राजा का भी, शासक का भी कुछ ना कुछ
कर्तव्य होता है। तो जरा आप ये तो बताइए कि क्या कर्तव्य आप यहाँ इस प्रजा के साथ पालन कर गए? क्या आंखें बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, किसी की न सुनना का नाम ही शासन है? सबसे बढ़िया जो हमने देखिए, सबसे जो बढ़िया बात हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी वो यही थी कि किस तरह से कि क्या आंखें बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, किसी की कुछ न सुनना, क्या इसी का नाम शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, उनको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद करके सब काम किए चलना, क्या यही शासन है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। वो कहते हैं कि चलिए आप अपने शासन काल में जो भी आपने काम किए हैं उनके बारे में बताइए। क्या है शासन? शासन की परिभाषा बताइए। तो आपके लिए तो शासन की परिभाषा है कि प्रजा की बात कभी न मानकर आंखें बंद करके हुक्म चला देना, प्रजा की बात पर कान न देना, उनकी मर्जी के विरुद्ध काम करके जिद करके सारे काम करना, क्या यही शासन है? कैसर और जार, कैसर यानी कि जो रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से लेकर 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। कैसर और जार, जार जो था वो भी, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो कैसर और जार, ये जो दो शब्द हैं ये ज्यादातर जो तानाशाह शासक होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के लिए कहा है कि कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। जो कैसर और जार होते थे, जो कि 962 से लेकर 1876 तक के लिए तक जितने भी जर्मन तानाशाह होते थे उनके लिए, और जार ये भी जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह होते थे उनके लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर कहा है कि कैसर और जार भी घेरने घोटने से, अगर उनको घेर लिया जाए प्रजा द्वारा, उनको जरा सा एक तरह से इकट्ठा कर लिया जाए, तभी वो प्रजा की बात सुन लेते थे। पर आप एक मौका तो बताइए कि आप एक मौका तो बताइए अपने शासन काल का जब आपने किसी के अनुरोध या किसी की प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को अपने सामने निकट फटकने दिया हो। यानी कि आप अपने शासन काल का एक दिन ऐसा बताइए कि जब आपने किसी का अनुरोध, किसी की प्रार्थना सुनने के लिए लोगों को अपने आसपास भटकने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। नीदरशाह, नीदरशाह के बारे में यहाँ पर बताया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 8 का जो आपका बुक है, सेकंड बुक क्लास 8 की, जिसका नाम है भारत की खोज, उसमें आप नीदरशाह के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो नीदरशाह कौन है? 1688 से 1747, यानी कि जब 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे और अपनी तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ एशिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नीदर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। और उसने, जैसे मैंने बताया कि उसने दिल्ली में आकर पूरा जो मुगल शासन था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था, सब कुछ वहां से लूट लिया था, एक तरह से पूरा का पूरा दिल्ली जो है समाप्त कर दिया था उस टाइम पे उसने, और सारी चीजें वहां से लूट ली थी। तो बहुत ही एक तरह से कत्ले आम उसने जब दिल्ली में किया, तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने भी कत्ले आम उसी टाइम रोक दिया। कि नीदर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम कर दिया था तो आसिफ शाह ने उसके गले में तलवार डालकर प्रार्थना की और उसी टाइम उसने भी कत्ले आम रोक दिया था। यानी कि जिसने इतनी एक तरह से पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया था, उसने भी कहने पर, जो है धमकाने पर, एक बार के लिए कत्लेआम रोक दिया था। पर 8 करोड़ की प्रजा गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना, जो 8 करोड़ की प्रजा थी उस टाइम पे हमारे भारत की, उसने गिड़गिड़ाकर
विच्छेद न करने, बंटवारा न करने की प्रार्थना पर आपने बिल्कुल जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। कि इस टाइम पर भी आपकी जो शहनशाही है वो खत्म हो गई है, तब भी आप बंग विच्छेद किए बिना घर नहीं जा रहे। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये है लॉर्ड कर्जन की तस्वीर, और ये 1899 से लेकर 1904, 5 साल का शासनकाल एक था, और उसके बाद 1904 से 1905 1 साल का शासनकाल, यानी कि 6 साल का शासनकाल इन्होंने टोटल किया यहाँ पर। लेकिन उसकी जो बहुत ही खतरनाक बुरी यादें थी, उसको एक व्यंग के रूप में और उनके जाने को एक व्यंग के रूप में लिखकर यहाँ पर लेखक ने उस टाइम को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होगा? दुख नहीं होता। आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। कि एक आदमी को आपके कहने पर जब पद नहीं दिया जाता तो आप नौकरी छोड़ जाते हैं। तो इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं न जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर ना जाती? कि उस टाइम पे जैसे आप है, क्योंकि आपका देश है इंग्लैंड, आपका देश है बाहर, तो यहाँ तो आप काम करते कि आपकी मर्जी से सिर्फ एक व्यक्ति को काम नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, तो उस कारण आप इस्तीफा देकर अपने देश वापस जा रहे हैं। तो जितने जुल्म, जितने अत्याचार, जितनी प्रताड़नाएं, जितने कष्ट आपने भारतवासियों को दिए, अगर उनके पास ऑप्शन होता, उनके पास अगर ऐसा कोई जरिया होता, तो क्या वह आपसे नाराज होकर इस देश को छोड़कर ना जाते? लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये उनका अपना देश था जहां पर आप आकर यहाँ हुकूमत चला रहे थे, आप आकर अपना घिनौना शासन चला रहे थे। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। देखिए, जो इंसान जैसा करता है वैसा भरता है, जो जिसने जैसा किया उसको उसका फल यही मिलता है। सेम चीजें आपके साथ हुई है कि यहाँ की प्रजा ने जो आपकी जिद का फल है, आपकी अपनी मर्जी चलाने का जो फल है, वो यहीं पर देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया था, कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को, कि आप सिर्फ अपनी मर्जी चलाते थे, सिर्फ अपनी तरह का काम करते थे, सिर्फ अपनी मर्जी का काम करते थे, तो वो जो आपकी जिद थी जिसने इस देश के लोगों को पीड़ित किया था, तो उस जिद ने आपको भी कम पीड़ा नहीं दी है। कि उस जिद ने आपको भी कम पीड़ा नहीं दी है, कि आपको भी कम कष्ट नहीं दिया है उसने, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए हैं। देखिए, ये उन्हीं की मर्जी थी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इस्तीफा दिया तो स्वीकार हो गया इस्तीफा। ठीक है, तो जिद ही तो थी, जिस जिद ने पूरे भारत को सताया था, आज उसी जिद ने स्वयं लॉर्ड कर्जन को भी सताया, स्वयं लॉर्ड कर्जन को भी धोखा दिया, स्वयं लॉर्ड कर्जन को भी पीड़ा दी। तो लॉर्ड कर्जन जो है स्वयं उस जिद के शिकार हो गए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो प्रजा है, वो अपने दुख की अपेक्षा, अपने कष्टों की अपेक्षा, कि हम तो सह लेंगे, हम तो सह लेंगे। क्योंकि आपने देखा कि भारत को आजाद कराने में कितने सारे हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, महापुरुष थे, और बहुत मतलब हमारे देश की संपूर्ण जनता ने, किसी ने अहिंसा से, किसी ने हिंसा से, किसी ने किसी तरह से, किसी ने किसी तरह से अपना अपना सहयोग देकर हमारे देश को किस तरह से आजाद कराया। तो यहाँ की प्रजा तो वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम पर ध्यान रखती है। किसी ने तो अपने प्राणों की तक आहुति दे दी, अपने प्राणों की बलि दे दी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों मरूं, उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचा, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस तरह से यहाँ की जनता जो है अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम पर अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है,
क्योंकि हमें पता है संसार में सब चीज का अंत है। वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो संसार में अजर अमर हो। सब चीजें जो आई है उसने एक दिन जाना है। क्योंकि सबको पता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। तो फिर वो दुख को भी खुशी खुशी सहन करते हैं सुख की आशा में, ये सोचकर कि कभी तो दिन अच्छे आएंगे, कभी तो हम ब्रिटिश शासन से आजाद होंगे, मुक्त होंगे। तो ये सोचकर कि दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। इसी से सब दुखों को झेलकर कि ये दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, ये इनसे भी हमें एक दिन मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए वो सब दुखों को झेलते हैं और स्वाधीनता का इंतजार करते हैं। स्वाधीनता की आश में वो पराधीनता सहकर भी जी लेते हैं। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी। इस कृतज्ञता की भूमि की जो महिमा है वो आपने कुछ न समझी। न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आप साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है कि इस प्रजा की श्रद्धा भक्ति भी आप साथ न ले जा सके। क्योंकि जैसे यहाँ पर बताया है कि उनका स्थान बहुत ऊंचा था, सभी लोग उनको एक तरह से जितने भी राजा थे सब उनको प्रणाम करते थे, सब उनको आगे रखते थे, लेकिन आपने उस भक्ति के भी हकदार आप अंत में नहीं हुए। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंख को ताब नहीं, इस देश के शिक्षितों को देखने की तो आपकी आंख को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुख से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार ने का गीत गाया जाता है कि इस देश के शिक्षित लोगों को देखने की एक तो आपकी आंख को ताब नहीं, इतनी तो आपकी आंखों में इतना तेज तो है नहीं कि इस देश के शिक्षित लोगों को आप देख सके, इसलिए देश के शिक्षित लोगों पर आप नजर उठा सके। पर इस देश की गूंगी प्रजा का नाम जब आपके मुंह पर कभी कभी आ जाता है, कभी कभी निकल जाया करता है, तो उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद यानी कि अपने दुख के कई साल सुल्तान ने नववरगढ़ नाम के एक स्थान पर काटे, नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पर काटे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा, यानी कि उसने एक ऐसे स्थान पर वहां पर दिन काटे जहां पर उसने खुद ही चौकीदारी की और खुद ही एक बड़े पद पर काम किया। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर उस नगर से वह विदा हुआ, तो नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसकी आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या कहा, जब उसने वहां पर जो टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद जब वो नगर से बाहर निकला तो दोनों हाथ जोड़कर बड़ी रीति से, जिस तरह से रीति के अनुसार उसने वहां का अभिवादन किया, क्या कहा आंखों में आंसू भरकर, प्यारे नरवरगढ़। क्या कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूं, आज मैं तुझसे जुदा होता हूं। तू मेरा अन्नदाता है, जहां पर हम रहते हैं वो धरती हमारी अन्नदाता है, सब कुछ हमें वहीं से प्राप्त होता है। तो कहा तू मेरी अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, विपद यानी कि कष्ट के दिन, मैंने अपनी विपद के दिन तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता, कि तेरे जो उपकार है मुझ पर, तेरा जो ऋण है मुझ पर, जो तूने विपद के समय मुझे अपनी शरण दी है मेरी अन्नदाता भूमि, तो मैं गरीब सिपाही इसका ऋण नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, फिर क्या कहा, भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर, क्या कहा कि मैंने जानबूझकर, देखिए गलती से तो किसी से भी चूक हो सकती है, लेकिन यदि जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में मैंने चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम
नहीं लेना। क्या कहा कि यहाँ की सेवा में, इस नगर की सेवा में यदि मैंने जानबूझकर कभी कोई चूक की होगी या यहाँ की प्रजा को कभी शुभ चिंता नहीं की होगी यहाँ की प्रजा के लिए, या यहाँ की स्त्रियों को माता और बहनों की नजरों से न देखा होगा, तो मेरा प्रणाम तुम कभी न लेना। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। किस तरह से उसने कहा कि नहीं तो तुम प्रसन्न होकर, एक तरह से यहाँ पर बताया कि जिस तरह से जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, एक माता के समान होती है, जहाँ पर हमारा पालन पोषण होता है, जहाँ पर हमें सारी चीजें सुख सुविधाएं मिलती है। तो वो कहता है कि यदि मैंने ये सब सच्चे मन से किया हो तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम जरूर लेना और मुझे जाने की आज्ञा जरूर देना। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप चलते समय कुछ संभाषण नहीं करेंगे? कि जिस देश में ऐसे राजकुमारों का गीत गाया जाता है, उस देश से चलते समय भी, कि केवल जाते समय, देखिए आज तक तो आपने कुछ किया नहीं, कष्ट देने के अलावा, दुख देने के अलावा, परेशानी देने के अलावा, तो आज जब आप इस देश से जा रहे हैं तो उस टाइम पे आज कुछ संभाषण नहीं करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, क्या आप ये कह सकेंगे अभागे भारत? क्योंकि उनके लिए तो हम यही हैं उस टाइम पे। तो क्या आप ये कह सकेंगे कि केवल एक संभाषण देना, जो आपकी नजर में हमारी इज्जत है, उतना भी नहीं कह सकते आप कि अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया। अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में तो असंभव है। तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में तो असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। और तेरी भलाई की, संसार में सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तब तक तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में कभी नहीं थी। मैंने कभी नहीं तेरी भलाई सोची। अब कुछ शक्ति नहीं है तो जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। कि आप इतना कह सकते हैं कि तू उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। मेरे बाद जो भी यहाँ पर आए शासक, वो तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं। यह देश यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। यदि आप जाते वक्त इतना भी कह दें तो ये देश इतना ज्यादा, एक तरह से हम इतने ज्यादा विनम्र लोग हैं कि आपकी 100 गलतियां भूलकर आपके एक भाषण से हम प्रसन्न हो सकते हैं। हम 100 आपकी गलतियां भूल सकते हैं। तो यहाँ पर कि आप कर सकते हैं। अगर इतना आप कर सकते हैं तो यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहा, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहा। तो इस तरह से आज का जो हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर क्लियर किया। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसमें हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानी और काफी मजेदार तरीके से हमने एक बहुत ही गंभीर विषय को यहाँ पर पढ़ा। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है और आज का सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।